हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त हो गाइस। तो अभी दोपहर के 2:30 बजे हैं और 2:30 बजे मैं इंट्रो शूट कर रही हूँ। यार सुबह में इतनी ठंड लग रही थी कि इंट्रो शूट करने का मेरा दिल ही नहीं किया। और सुबह से बाल धुले हैं, दोपहर के 2:30 बज गए, अभी तक बाल सूखा नहीं है और 2 दिन से धूप नहीं निकल रही है, तो ठंड बहुत तेज़ बढ़ी हुई है अभी। खैर चलिए, स्टडी तो अपनी करनी ही है और बहुत सारी बातें आज आप लोगों से हम शेयर करने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें भी शेयर करने वाले हैं जिससे मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है, बट कोई बात नहीं, अब स्टेबल हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में हम और अब चीज़ों को हैंडल करना सीख गए हैं। कहते हैं ना कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसके कदम लड़खड़ाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद इतना मजबूत हो जाता है कि वो बड़ी से बड़ी संघर्षों के साथ लड़ सकता है अकेले। तो कुछ ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी है और मैं भी इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ कि जो भी परिस्थितियाँ हो उसके साथ लड़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हूँ और लड़ भी रही हूँ। तो चलिए, बहुत सारी बातें अपने जीवन से रिलेटेड भी आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँगी, कहाँ ख़त्म करूँगी, बट कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि सोशल मीडिया पे हूँ। तो कल को ये बात ना आए कि आपके पास तो इतनी पब्लिक थी, फिर आपने वो सारी बातें शेयर क्यों नहीं किया। अगर ऐसा कुछ था तो ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत शॉर्ट में शेयर करूँगी ताकि आप लोगों के पास भी ये जानकारी रहे कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं स्टडी की, जो कि हम लोगों के जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अपने पास अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, यानी कि पहला आपका है का, जिसके लिए हम लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। उसके बाद आ गई अपनी बीपीएससी टीआरई, जिसकी जानकारियां आपको टीवी चैनल्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल रही हैं और पद अच्छे खासे हैं। ऐसा लग रहा है अभी की सिचुएशन को देख के कि जैसे टीआरई 1 में आपके आए थे अच्छी खासी संख्या में पद, उस तरीके से आने वाले हैं। बट पीआरटी वाले बच्चों को थोड़ा सा निराशा होगी, पीआरटी में उतनी पद नहीं आ रहे हैं जितना टीजीटी और जूनियर में आ रहे हैं। प्रिपरेशन में लगे रहिए, क्या कुछ होता है जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। और तीसरी वैकेंसी जो है आपकी वो है आरआरबी पीआरटी की वैकेंसी है। सीट तो नहीं है, कम ही सीट है, लेकिन कम से कम अपने पास ये है कि एक मौका हमें मिला है फाइट करने का और हम अपनी जी जान लगा देंगे, एक सीट लेके आएंगे। क्या होता है जब सीटें ज़्यादा होती हैं तो फाइट थोड़ी कम होती है, सीटें कम होती हैं तो फाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, कंपटीशन थोड़ा टफ होता है। बट कोई बात नहीं, अपने पास अवसर आया, ये बहुत बड़ी बात है। और उस अवसर को कैसे हम अपना बनाएंगे वो अब अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको लेके भी हम लोग बात करेंगे आप लोगों से। लेकिन बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न ये है कि क्या मैं बीपीएससी टीआरई के लिए कोई कोर्स परचेज की हूँ। तो एक डाउट मैं आप लोगों का क्लियर कर दूं कि हर एग्जाम के लिए कोर्स नहीं परचेज किया जाता है। अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपने एस्टेट दिया है या एस्टेट के लिए आपने प्रिपेयर किया है कि किस आयोग ने सिलेबस में क्या हमसे पूछा है, सिलेबस को देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के इतना आप में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपको पढ़ना क्या है, एग्जैक्ट वो चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो वो काम हम लोगों को करना है, ना कि हर एग्जाम के लिए कोर्स परचेज करने। हर एग्जाम के लिए अगर आप कोर्स परचेज कर भी लेते हैं ना तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, सिर्फ आप परेशान होंगे, क्योंकि इतने मटेरियल वो लोग प्रोवाइड करा देते हैं, इतना पीडीएफ, इतने रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, कि आप परेशान हो जाओगे। सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ हमें रिविज़न भी करना है, रिविज़न करने के साथ साथ हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है ताकि हम अपना मूल्यांकन खुद कर सकें कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। नहीं तो अगर आप बहुत कुछ पढ़ लिए हैं और एग्जामिनेशन हॉल में जाके जब आप बैठते हैं ना, वहाँ पे इतना कन्फ्यूज़न हो जाता है, इतना कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आपको समझ नहीं आता है कि कौन सा आंसर सही है। और रही बात बीपीएससी टीआरई के लिए, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैं कौन से प्लेटफॉर्म से कोचिंग परचेज करूँ। तो अभी तक अगर आप लोगों ने कहीं से कोर्स नहीं परचेज किया है तो आप द ऑफिशियल एकेडमी से भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप लोग कौन सा एक चैनल है, टीचिंग परीक्षा से भी आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी कोचिंग है जहां से आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं। जो बिहार ओरिएंटेड पढ़ाती होंगी वहीं से आप लोग कोर्स परचेज करिएगा, अगर आप लोगों ने पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं कर रखी है तो बहुत सारी उलझनों के बीच में आज के दिन की स्टडी हमारी स्टार्ट हो गई है। मॉर्निंग में मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था, उसके बाद दोपहर के बाद तो वीडियो शूट करने की इच्छा ही नहीं हुई थी क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था ठंडे पानी से नहाने की वजह से। बट 7 बजे तक सही हो गया था, थोड़ी देर कंबल में सर ढक के सो लिया तो उसके बाद मुझे आराम मिल गया था। तो अभी थोड़ी सी उलझनों के बीच में हमारी स्टडी चल रही है, बट अपनी स्टडी को मैं कंटिन्यू कंप्लीट कर रही हूँ।
और एक चीज़ बता दूं यार, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना जिसको हम चाहते नहीं है बट हो जाती हैं। तो हमारा अस्तित्व तो हमारे बीच का रोड़ा बनेगा, ये मुझे कभी लगा नहीं था बट बना हुआ है, क्योंकि जहाँ लड़कियाँ होती हैं ना वहाँ प्रॉपर्टी का मैटर बहुत भयंकर चलता है। और यही एक समस्या मेरे जीवन में शुरू से चलती चली आ रही है कि जो हमारे बड़े पिताजी की फैमिली है उनको चाहिए हमारे बाप की संपत्ति, लेकिन हमारे बाप की जिम्मेदारियाँ किसी को नहीं लेनी। अगर जिम्मेदारियाँ वो लोग लिए होते तो शायद आज ये दिन ही नहीं आया होता सामने। लेकिन आज अपनी जिम्मेदारियों को अगर आगे बढ़ के हम ले रहे हैं तो फिर अपने हिस्से की चीज़ें भी हम अपने पास ही रखेंगे, क्यों किसी और के पास जाने देंगे। तो उससे रिलेटेड एक छोटी सी वार्निंग वीडियो मैंने इसमें एडिट किया हुआ है आगे चल के, और बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे बट हाँ इतना ज़रूर शॉर्ट में बता दें कि अब लोगों को सामने से नहीं मिल रहा है तो लोग पीठ पीछे प्लान बना रहे हैं कि उनसे धोखे से सिग्नेचर करा लिया जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस गवर्नमेंट में कुछ चीज़ें अच्छी हो या ना हो, प्रशासन बहुत टाइट है और ये चीज़ बहुत प्लस पॉइंट है हम लोगों के लिए। तो अभी हमारा लंच बन चुका है। लंच में बना था गोभी, आलू और टमाटर की सब्जी और साथ में चावल। तो लंच करने के बाद हम चले गए थे बाहर, यानी कि चौक चले गए थे। मुझे कुछ काम था बट काम भी मेरा नहीं हुआ। और ये अभी माघ मेले की वजह से पेंटिंग इतनी अच्छी बन रही है ना प्रयागराज में, प्रयागराज को पूरे तरीके से सजा दिया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है अपना प्रयागराज। और बहुत कंजस्टेड है चौक की गलियां, बट जहाँ चौक होता है वहाँ कंजस्टेड होता है और भीड़ भी यहाँ बहुत होती है। यहाँ से निकलने के बाद हम चले गए थे स्वरूप रानी। तो फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि कुछ बातें आप लोगों से शेयर करनी है, बट समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ, क्योंकि परिवार की बातें और परिवार की बातें करने में बहुत दुख भी होता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए ताकि लोगों को पता हो, सिर्फ उनके लोगों को नहीं, मेरे लोगों को भी पता हो कि हमारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। क्योंकि हम लोगों के पास बहुत कुछ नहीं बचा है। अपना परिवार लिए दिए और अपनी संपत्ति, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है अपने पास। समाज का सपोर्ट जो होता है वो लड़कियों के साथ कभी भी नहीं होता है, ये आप सबको पता है। जहाँ जिस घर में सिर्फ बेटियां हैं वो लोग बहुत बेहतर तरीके से मेरी बातों को समझ पाएंगे, मुझसे रिलेट कर पाएंगे। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, मतलब 2-4 दिन पहले की बात है। कुछ रिलेटिव से मेरे बड़े पिताजी की फैमिली और मेरी बड़ी मम्मी और मेरे बड़े पिताजी के जो लड़के हैं वो लोग ऑफर दे रहे हैं मेरे पापा को कि आप अपनी पूरी संपत्ति हमारे नाम कर दीजिए, हम आपकी बेटियों की शादी कर देंगे। तो अनगिनत मौके ऐसे आए हैं जब हम लोगों ने धोखे खाए हैं उस फैमिली से। और रही बात मई 2022 के बाद से मुझे पलट के देखना भी नहीं है उधर, ना मैंने अब तक देखा है। क्योंकि जिस दिन हमारी बाप मौत की सेज पे सोए हुए थे ना, मतलब ऐसे लग रहा था कि अब खत्म हो जाएंगे, नहीं बचेंगे। उस दिन उनके परिवार में जश्न मनाए जा रहे थे, गाजे बाजे के साथ बारात निकल रही थी। बारात तो निकलती है यार, क्योंकि वो दिन फिक्स हो चुका है तो कोई शादी नहीं रोक देता है, लेकिन इंसान शांति से जाता है अगर मन में तकलीफ होती है तो। उन लोगों को तो डबल खुशी हो गई थी। और आज वही लोग हमारे बाप से हमारे बाप की संपत्ति मांग रहे हैं। तो क्या हमारे माँ बाप की जिम्मेदारियां सिर्फ हम 2 बेटियां या हम 2 बेटियों की शादी तक ही है? उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा? वो कहाँ जाके रहेंगे? तो देखो भाई, मैं सीधी सीधी बात करती हूँ, मुझे आपको कोई सफाई नहीं देना है ना, मैं आपको कोई सफाई दे रही हूँ। अपने माँ बाप की जिम्मेदारी, हम 2 बेटियां हैं और हम दोनों बेटियों की जिम्मेदारी हमारे माँ बाप हैं। तो प्लीज हमारे परिवार से आप दूर रहिए और हमारी जिम्मेदारियों से आप दूर रहिए। वो दिन भी नहीं भूले हैं जिस दिन हम ग्रेजुएट थे और आपने मेरे लिए मैट्रिक फेल लड़का ढूंढ के मेरे माँ बाप को बरगलाने की कोशिश की थी और मेरी शादी करने की कोशिश की थी, ये कह के कि अरे मैं उसको गवर्नमेंट जॉब दिला दूंगा। आपके पास इतनी पावर सच में है कि आप किसी को गवर्नमेंट जॉब दिला सकते हो, वो भी मैट्रिक फेल लड़के को? आप कहीं के सीएम है, पीएम है, क्या है आप कि आप एक मैट्रिक फेल लड़के को गवर्नमेंट जॉब दिला सकते हैं? तो ये बातें आप मेरे माँ बाप के सामने रख सकते हैं, आपको भी पता है। मेरे सामने आप ये बातें नहीं कर सकते हैं। तो मैं कोई काठ की गुड़िया नहीं हूँ, मैं एक एडल्ट लड़की हूँ। तो मेरी शादी कौन करेगा, कैसे करेगा, कहाँ होगी, इसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर तरीके से होगी और मेरे माँ बाप करेंगे, आप नहीं करेंगे। आप कौन है? मैं आपको जानती ही नहीं हूँ कि आप कौन है। आपको मैंने जब देखा है ना तब गलत नियत के साथ हमारे परिवार में इंटरफेयर करते हुए देखा है। मैंने कभी आपको अच्छी नियत से नहीं देखा है। मैंने कभी ये नहीं देखा है कि आपने कभी हम लोगों को अपना परिवार समझाओ। और वाकई हमें किसी ऐसे मोड़ पे ज़रूरत थी आप सबकी, बट आप सब ने उस दिन हम लोगों को जैसे घी से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है ना, वैसे आप लोगों ने फेंक दिया था, इस उम्मीद के साथ कि हम आके आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगे तो आप हमारा साथ देंगे, हमारे सब कुछ लेके। और साथ कितना देते वो आपका नेक दिल भी जानता है कि आप कितना मेरा साथ देते। तो वो टाइम ना कभी आया ना कभी आएगा। आपकी चौखट पे हम नाक रगड़ने ना कभी गए हैं ना कभी जाएंगे। हम नमक रोटी खा लेंगे लेकिन अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां हम खुद उठाएंगे। और रही बात हमारी शादी की, अब तक हमारी शादी अगर नहीं हुई है तो परिवार में, समाज में हमारी इज्जत बरकरार है। हमने कुछ इधर उधर नहीं किया है कि हमारे परिवार की इज्जत गई है।
तो हमारे माँ बाप की जिम्मेदारियां वो बखूबी समझते हैं और बखूबी उठाने के लिए सक्षम है। बेशक शरीर थोड़ा कमज़ोर हो गया है उनका, लेकिन उनका दिल, उनका प्यार और उनके जज्बात आज भी वही हैं जो आज से 10 साल पहले थे। तो हमारे परिवार में इंटरफेयर करने की कोशिश आप मत करिए। और रही बात जो गलत तरीके से आप ज़मीन लिखवाने की बात कर रहे हैं, तो उसका अंजाम कितना बुरा होगा और कितना भयावह होगा ये आपको भी पता है। तो प्लीज़ आप अपने बाप की संपत्ति पे रहिए, हम लोग अपने बाप की संपत्ति पे, हमें ना आपसे कुछ चाहिए ना आप हमसे कुछ लेने की उम्मीद करिए। तो फ्रेंड्स, जो क्लिप आप लोगों ने सुना वो क्लिप किसी और के लिए नहीं, मेरे बड़े पिताजी के बच्चों के लिए है, क्योंकि वो लोग शुरू से ही चाहते हैं कि हमारे पिताजी की पूरी संपत्ति ले लें। तो ये एक छोटा सा वार्निंग था कि आप लोग अपने बाप की संपत्ति पे रहिए। हम लोग आपसे आपका हक नहीं मांग रहे हैं, अपने पिताजी की संपत्ति पे, अपने पिताजी के वारिश हम लोग हैं, तो अपने पिताजी की संपत्ति पे हम लोग हैं और अपना हक हम लोग किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। बाकी बहुत शॉर्ट में हमने बात की है, बातें तो बहुत सारी हुई हैं, कभी डिटेल में बात करेंगे। मैं भगवान से यही प्रे करूंगी कभी वो मौका ना आए जब डिटेल में हमें सोशल मीडिया पे बैठ के उन लोगों के तमाशों के बारे में बात करना पड़े, क्योंकि ये चीज़ें घर की हैं और घर में ही शॉर्ट हो जाए तो ज़्यादा। फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को जानना होगा कि मेरा यूपी पीसीएस का एग्जाम कैसा गया, तो मैं आप लोगों को बता दूं इतना अच्छा नहीं हुआ है कि सिलेक्शन हो जाए। तो यही कहूँगी कि उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे लेकिन पेपर पे डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न क्या रहा, उसके लिए हम लोगों को आरओ में क्या सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि जिस एग्जाम में अपना 100% आप नहीं दिए हो उस एग्जाम के लिए रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो शुरू से मेरा इस बार टारगेट रहा है आरओ। इस बार हमने किसी भी अदर एग्जाम पे फोकस नहीं किया है, तो मेरा मेन टारगेट अभी भी वही है। मैं दिमाग पे कोई भी प्रेशर नहीं लेना चाहती हूँ जिसकी वजह से मेरा माइंड डाइवर्ट हो, लेकिन हाँ सबक जरूर लेना चाहती हूँ यूपी पीसीएस से, क्योंकि सेम आयोग है और लगभग पैटर्न भी सेम है। तो जो आपका यूपी पीसीएस का पेपर अभी हुआ है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसमें पेपर कैसे पूछे गए थे, डिफिकल्टी लेवल क्या था, फैक्ट के कितने महत्व थे उसमें और आपके कॉन्सेप्ट का कितना इंपॉर्टेंस था उसमें, तो उससे रिलेटेड बातें हम जरूर करेंगे। क्योंकि उसको हम लोग अगर दरकिनार करते हैं तो अपने आप को कहीं ना कहीं हम लोग धोखे में रखेंगे, तो वो गलती हम लोगों को नहीं करनी है। पहले से प्रिपेयर रहना है, क्योंकि जो अवेयर बच्चे होंगे वो उन सारे पॉइंट्स पे तो काम करेंगे ही करेंगे। तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो हम लोगों को भी वो काम करने होंगे। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा वो हम लोगों के लिए प्लस है, बट आगे क्या पढ़ना है वो अब हम लोगों के पास एक नया वे मिल गया है, जो कि आपकी यूपी पीसीएस का प्री का एग्जाम हुआ है उसको भी इंक्लूड करना है अपने सिलेबस में, अपने पैटर्न में, अपनी स्ट्रैटेजी में। तो उसको फॉलो कैसे करना है और कैसे हम कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बताना, सब कुछ शेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो चलिए, हाँ अब डेली वीडियो आएगी और डेली मेरे स्टडी रूटीन की भी वीडियोज आएगी। ठंड पड़ रहा है, अभी तबीयत मेरी बिल्कुल फिट है, बट वीडियो शूट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि अभी हम बिस्तर में ही बैठे हैं और बिस्तर में ही बैठ के स्टडी हमारी पूरे दिन की कंप्लीट होती है। तो इस वजह से बार बार बिस्तर से हट के फ़ोन को स्टैंड में अटैच करना थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो डेली शेयर करती रहूंगी। वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।